पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी पृथ्वी जो है वो बहुत तेजी से गर्म होती जा रही है। तो इस बार वैज्ञानिकों ने यह ठान लिया है कि पृथ्वी को ठंडा किया जाए। तो आखिरकार इस पृथ्वी को ठंडा कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहां पर लगातार क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसके कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे पृथ्वी को ठंडा किया जा सकेगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक मैकेनिज्म डेवलप की है और जल्दी ही उस मैकेनिज्म पे काम शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज हो रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में ही ऐसे परिणाम देखने को मिल जाए जो विनाश की एक बड़ी वजह बन सकता है। तो आखिरकार वैज्ञानिकों के पास वो कौन सा मैकेनिज्म है और वो किस तरीके से पृथ्वी को ठंडा करने जा रहे हैं, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, अब आप समझना चाहेंगे कि आखिरकार इसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी है। भले ही हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम भले ही क्लाइमेट चेंजिंग की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जी हां, जिस तरीके से लगातार दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की घटनाएं बढ़ रही है और लगातार इसकी मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ रही है, वो एक बड़ी वजह है जिसके कारण पृथ्वी बहुत तेजी से गर्म होती जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने और जो वायुमंडल में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड उसको खत्म करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म को डेवलप किया है और वो लगातार इस मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। तो आखिरकार ये किस तरीके से पॉसिबल होने वाला है, ये मैं तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि पृथ्वी अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कई बार करती है, लेकिन इस सुपर पावर का इस्तेमाल करने में पृथ्वी को कई बार लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और पृथ्वी जब उस सुपर पावर का इस्तेमाल करती है तो इसके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले तमाम गैस जो हैं वो कंट्रोल होने लगते हैं और पृथ्वी का तापमान अपने आप कम होने लगता है। और इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं कि पृथ्वी किस तरीके से सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। तो यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि वैज्ञानिक उसी पृथ्वी के सुपर पावर का एक छोटा सा नमूना अपने पास डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि पृथ्वी किस तरीके से अपने स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म से अपने तापमान को कंट्रोल कर लेती है, सिलिकेट वेदरिंग से अपने तापमान को कंट्रोल कर लेती है, तो उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह मैकेनिज्म डेवलप किया है और उसमें उनका उद्देश्य होगा, उनका जो मिशन होगा वो ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन सुनने में ये बहुत आसान लगता है, मगर जब वैज्ञानिक इस मैकेनिज्म को दोहराएंगे और इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहद चैलेंजिंग वर्क होगा। तो आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस हैं और ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ये तमाम चीजें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। इस मैकेनिज्म को डेवलप करने का श्रेय अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के अर्थ साइंटिस्ट माइकल होचेला को जाता है और उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक अभी इस तरह का समाधान समय की जरूरत है।
क्योंकि बढ़ते तापमान से लड़ने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों को वैश्विक स्तर पर कम करना ही होगा और सभी विकल्पों जिसमें महासागरों को कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार गर्त भी शामिल हैं उस पर भी विचार करने के बाद हमें हमारे ग्रह को ठंडा करने का सबसे अच्छा मौका मिल गया है। आपको बता दें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है वो प्राकृतिक तौर पर भी महासागरों की गहराइयों में पहुंचते रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा होने के लिए कई फैक्टर चाहिए होता है। अगर महासागरों की सतह पर रहने वाले कई तरह के सूक्ष्म जीवों की बात करें जिसमें फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही प्रमुख है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल से खींचकर समुद्र की गहराइयों में पहुंचाते हैं। दरअसल ये फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे अपने साथ गहरे समुद्र में पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ प्राकृतिक तौर पर हो सकता है तो वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया? लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बाधा है वो है इन सूक्ष्म जीवों को, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें जिंदा रहने के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए महासागरों में, ओशियन में, समुद्र में जो जरूरी तत्व चाहिए वो अब मौजूद नहीं है। जी हाँ, इन्हें अपनी तादाद बढ़ाने के लिए समुद्र में लोहे जैसे खनिजों की जरूरत होती है, लेकिन पानी की सतह पर तैरते हुए जीवों के लिए यह बेहद कम मात्रा में उपलब्ध होता है। यही वजह है कि फाइटोप्लैंक्टन की तादाद तेजी से कम होती जा रही है। इनका विकसित होना बेहद ही सीमित हो गया है। इसलिए जिस तरह खाद का उपयोग करके जमीनी पौधे के प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को पनपाया जाता है, उसी तरह से सैद्धांतिक तौर पर ओशियंस में भी ऐसा किया जाना संभव हो सकता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अगर पहले इस तरीके के सूक्ष्म जीव जो फाइटोप्लैंक्टन खास तौर पर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे थे और उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो आखिरकार अब क्या हुआ? ये फाइटोप्लैंक्टन कम कैसे होने लगे? तो आपको मैं इसकी एक बड़ी वजह बताता हूं। तो इसकी एक बड़ी वजह है समुद्र से व्हेलों का कम होना। जी हाँ, व्हेल मछली जिस तरह से बहुत तेजी से समुद्र से गायब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, वो एक बड़ी वजह है इन सूक्ष्म जीवों के खत्म होने की। दरअसल ये जो व्हेल मछलियां थी वो ओशियंस में, महासागरों में जो अपना अपशिष्ट निकालती थी वही इन फाइटोप्लैंक्टन के लिए खाद का काम करता था और यही इन फाइटोप्लैंक्टन के भोजन के रूप में भी काम आता था। लेकिन इन व्हेल मछलियों की संख्या कम होने से फाइटोप्लैंक्टन की तादाद भी कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जिस रफ्तार से एब्जॉर्ब किया जाता था उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ गई। उसमें करीब 90% तक की गिरावट देखी गई है। पहले फाइटोप्लैंक्टन 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल इस प्रक्रिया में वायुमंडल से कम कर देते थे, लेकिन अब केवल 2 लाख टन ही कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसे समुद्र की गहराइयों में पहुंचा रहे हैं। इसी समस्या को समझने के बाद वैज्ञानिकों ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, जो एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया है, उसके आधार में है कृत्रिम खाद। जी हाँ, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की मदद से अब वैज्ञानिक इन फाइटोप्लैंक्टन और तमाम दूसरे सूक्ष्म जीवों को पनपने में सहयोग करने वाले हैं और इससे उनकी संख्या बढ़ने लगेगी और उनके मरने के साथ ही हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा मात्रा में महासागरों में जाने लगेगी।
ऐसे में पृथ्वी के वायुमंडल से बड़ी तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड ओशियंस के तल पर जाने लगेगी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो होगा वो इंसानों द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होगी। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनके इस मैकेनिज्म से हम उस कमी को पूरा कर पाएंगे जो कमी कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र को हमारे द्वारा यानी इंसानों द्वारा तोड़ने से पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें इसके लिए ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होगी जो पानी की सतह पर लंबे समय तक रह सकें, जैसे आयरन ऑक्साइड जैसे नैनो पार्टिकल प्राकृतिक तरीके से खाद का काम करते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ बेहद सूक्ष्म कणों की भी खोज की है जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन नैनो पार्टिकल का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक पृथ्वी के तापमान को और इसके वायुमंडल में जो तेजी से गर्माहट बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक अब ऐसे एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे जो ओशियंस में फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास में सहयोग करेगा और उसकी तादाद तेजी से बढ़ती जाएगी और जो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो तेजी से एब्जॉर्ब होकर ओशियन की गहराइयों में पहुंचने लगेगा। हालांकि कागजों पर तो यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस पर बहुत तेजी से काम भी किया जा रहा है, लेकिन इसके सामने कई बाधाएं भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को यह विश्वास है, यह भरोसा है कि जल्दी ही वो इस तरीके का एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डेवलप कर लेंगे और तेजी से पृथ्वी के तापमान को कम करने की दिशा में वो सहयोग कर पाएंगे और ये मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।